हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम मैकेनिक्स की यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक जो है इस यूनिट का नाम है वो है वेव मोशन। इसके बारे में हम वेव से रिलेटेड स्टडी करेंगे, उसके इक्वेशन को निकालेंगे, उसके सल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेव क्या होती है? जब भी हमारे किसी मीडियम में या फिर किसी जगह पर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो और वो डिस्टर्बेंस टाइम के रेस्पेक्ट में आगे से आगे प्रोपोगेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं वेव मोशन। ओके, कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस जो टाइम के रेस्पेक्ट में आगे से आगे क्या हो जाए, प्रोपोगेट हो जाए, उसे कहा जाता है वेव मोशन या आगे संचरित हो जाए, इसे हम कहते हैं तरंग गति। अब बेसिक क्लासेस में या 11th-12th में आपने ये पढ़ा होगा कि वेव मोशन जो होता है या वेव्स जो होती है वो जनरली दो टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स या फिर यांत्रिक तरंगे। हिंदी में हम इसे कहते हैं यांत्रिक तरंगे। जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना किसी मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो कि मीडियम की उनको ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारा लाइट। ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स का सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो है साउंड। अगर मीडियम नहीं होगा तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर मीडियम नहीं भी रहा तब भी हमें लाइट जो होती है वो दिखाई देती है। तो ये होते हैं हमारे टाइप ऑफ वेव्स। अब जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो भी दो टाइप की होती है। पहली होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब इनका क्या मतलब होता है? जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं या जो अनुप्रस्थ तरंग, उनके अंदर जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। क्या मतलब है? मान लीजिए हमारी वेव कुछ इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से ऊपर नीचे इसके परपेंडिकुलरली क्या करेंगे? मोशन करेंगे और उस वेव को प्रोपोगेट होने में मदद करेंगे। तो ऐसी वेव्स जो कहलाती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसवर्स वेव्स। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? यदि किसी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में गति करते हैं तो वह तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। या फिर इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स और ऑसिलेट्स, मतलब जैसे अगर वेव आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हो और वेव प्रोपोगेशन में मदद करते हो, तो ऐसी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, सच वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स या फिर अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप की वेव है वो है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? सिंपल ऐसी वेव्स जिनके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, जैसे आपकी वेव अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो पार्टिकल्स है वो भी इसी डायरेक्शन में आगे पीछे की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसके अंदर हमारा जो प्रोपोगेशन होता है या जो ट्रांसफ़र होता है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन।
हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, संपीड़न और विरलन। किस तरह से होता है, संपीड़न और विरलन के फॉर्म में इस वेव का ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो आगे की तरफ मूव किए, तो जिस तरफ ये मूव किए इस तरफ, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, लेकिन पीछे की जगह थोड़ी सी खाली हो जाएगी, तो पीछे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, विरलन या फिर रेयर फ्रैक्शन। फिर जब वो वापस लौट करके पीछे की तरफ आएंगे तो आगे की तरफ रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा और जिस तरफ पार्टिकल्स आए हैं उस तरफ क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनके लिए सबसे पहले तो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी परिवर्ती विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं और ये आवर्ती रूप से एक दूसरे के अंदर गति करते रहते हैं और उस वजह से इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेव जो होती है वो प्रोपोगेट होती है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे जो एक दूसरे के अंदर म्यूचुअली परिवर्तित होते रहेंगे या चेंज होते रहेंगे और उन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो z डायरेक्शन के अंदर हमारी तरंग जो होती है वो संचरित होती है या प्रोपोगेट होती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तो था टाइप ऑफ वेव्स का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन यानी एक विमीय तरंग समीकरण को निकालने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास एक वेव जो है वो t बराबर 0 सेकेंड पर यहाँ पर प्रेजेंट है और t टाइम बाद वो x डिस्टेंस को कवर कर लेती है और ओरिजिन से x डिस्टेंस पर या फिर मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर पहुंच जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेव जो होती है इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो विस्थापन है वो किसके, या इसका जो आयाम या विस्थापन होगा, एम्पलीट्यूड, वो किसके फंक्शन के रूप में होगा। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमने एक वेव की इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में लिख लिया। अब हम जानते हैं कि एट t इज़ इक्वल टू 0, जब हम शुरुआत की बात करें यानी इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0 और उस समय हमारी जो तरंग होगी वो इस पोजीशन पर होगी। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मोशन कर रही थी। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी, O से P तक आने में उसको डिस्टेंस कवर होगी वो होगी x और टाइम लगेगा वो होगा t। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू x अपॉन टी या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो x अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ से हम अगर t की वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू x अपॉन v। हम टाइम को फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी डिजिट प्लस में है, जब इस तरफ से आप इसको साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब क्या मतलब है कि जब हमारी वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँची यानी x डिस्टेंस को कवर करके, x डिस्प्लेसमेंट को कवर करके पॉइंट P तक आई, उस समय इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस x अपॉन v। समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने f ऑफ 0 लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब आपकी वेव ने x डिस्टेंस को कवर कर लिया है तो इस 0 की जगह पर आप टाइम कितना लिखेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस एक्स अपॉन v। ये कब की है इक्वेशन है, व्हेन द वेव इज़ ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। किस तरफ चल रही है, प्लस x की डायरेक्शन में चल रही है। इसी तरह अगर वेव हमारी उल्टी चल रही होती नेगेटिव x की डायरेक्शन में तो क्या हो जाता, अगर नेगेटिव x में चल रही होती तो t इज़ इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वी होता, जो कि यहाँ आकर के ऐड हो जाता। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज़ अनदर फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी। ठीक है, जब अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रही होती तो हमें ये इक्वेशन मिलती, पॉजिटिव में चल रही है तो हमें ये इक्वेशन मिली है। तो अब अगर हम यहाँ से एक जनरल इक्वेशन को फॉर्म करना चाहें तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन, व्यापक समीकरण
जिसके अंदर उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ इंक्लूडेड हो, जितने भी केसेस हो सकते हैं उन सबको इंक्लूड कर दें तो हमें एक व्यापक समीकरण मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस y इज़ अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी, यानी अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसे कंसीडर करेंगे, और अगर नेगेटिव x की डायरेक्शन में जा रही है तो इसे ज़ीरो करके इस वाली टर्म को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। इस टर्म को मैं मान लेती हूँ u, एक नया वेरिएबल या एक नया यहाँ पर डिनोट कर देती हूँ इसको u से, और इस टर्म को मैं डिनोट कर देती हूँ w से। यहाँ पर मैंने v यूज़ नहीं किया है क्योंकि v यहाँ ऑलरेडी वेलोसिटी के फॉर्म में आ रहा था। तो मुझे मिलेगा u इज़ इक्वल टू t माइनस एक्स अपॉन वी। यहाँ पर दो चीज़ें वेरिएबल है, एक तो t और एक x। तो एक बार मैं इस u को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो यहाँ पर t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये दोनों चीज़ें t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, उस वजह से इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ पर मैं पार्शियल डिफरेंशियल यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे एक टाइम पर एक ही वेरिएबल को कंसीडर करना पड़े। इसी तरह से अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी तो t कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1 अपॉन v भी कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो du अपॉन डी तरह से w किसको माना है, t प्लस एक्स अपॉन वी। तो एक बार हम w का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1, और जब हम w का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 1 अपॉन वी। तो अब हम इस इक्वेशन को बदल देते हैं। तो अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u प्लस फंक्शन ऑफ w। तो एक बार हमने फंक्शन को f से लिखा है, दूसरी बार हम फंक्शन को g से लिखेंगे। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ, y इज़ f ऑफ u प्लस g ऑफ w। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक t है और एक x है। तो एक बार मैं इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी और दूसरी बार इसको x के रेस्पेक्ट में। तो एक बार मैं इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करती हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा, डेल एफ यू अपॉन डेल यू, जिसका वो फंक्शन है एक बार उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डॉट डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल एफ डब्लू अपॉन डेल डब्लू डॉट डेल डब्लू अपॉन डेल टी। ठीक है, ये मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, आप सभी को आता होगा ये करना। अब हम डेल यू अपॉन डेल टी और डेल डब्लू अपॉन डेल टी की वैल्यू को पुट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, डेल यू अपॉन डेल टी 1 के बराबर है और डेल डब्लू अपॉन डेल टी भी 1 के बराबर है, यानी इनका यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं होगा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एफ यू अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू। इसी तरह से मैं दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करूँगी, यहाँ पर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहती हूँ। तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर डॉट डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यहाँ पर भी इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डॉट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। अगेन इसकी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में। अब हम इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो हमारी इक्वेशन थी वो थी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस जी ऑफ डब्ल्यू। तो विथ रेस्पेक्ट टू x अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डेल y अपॉन डेल x डेल एफ यू अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस बार किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स।
अब मुझे इसकी वैल्यू अप्लाई करनी है और इसकी वैल्यू अप्लाई करनी है। तो हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है -1 अपॉन वी और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स होता है 1 अपॉन वी। दोनों की वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे। इंटू 1 अपॉन वी। ठीक है, फिर से दोबारा इसका जब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए -1 अपॉन वी कॉन्स्टेंट है, यहाँ से हमें मिलेगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगेन यहाँ पर भी 1 अपॉन वी कॉन्स्टेंट है, तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर डॉट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। अगेन इसकी वैल्यू -1 अपॉन वी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन वी। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपॉन वी स्क्वायर। सिमिलरली 1 अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन वी और इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन वी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। दोनों में से हम अगर 1 अपॉन वी को कॉमन ले लें, 1 अपॉन वी स्क्वायर को, देन वी विल गेट डेल स्क्वायर एफ ऑफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर। ओके, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से दोनों इक्वेशंस को देखें, मैं दोनों को अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी RHS में डेल स्क्वायर एफ ऑफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये हमें सेम टर्म मिल रही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करूँ तो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 से इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करूँगी, तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये चीज़ हमें मिल जाएगी। यहाँ से आप 1 अपॉन वी स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें, देन यू विल गेट डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मिल रही है इसे ही हम कहते हैं 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन या एक विमीय तरंग समीकरण। ये क्या है हमारी, ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बिल्कुल सही तरीके से वेव मोशन को डिस्क्राइब करती है। तो इस वाले वीडियो में हमने 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को फाइंड किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।